नाजो का जिन किस्त नंबर 4। बीवी अपनी इसके पीछे जाए तो मैं उसे दुश्मन क्यों समझूं? अगर बीवी मुझे ये कहती कि ज़हूर इसके साथ छेड़खानी करता है तो दुनिया देखती कि ज़हूर की लाश कहाँ है। मुझे ये भी मालूम है कि मेरी बीवी शाह कलंदर के पास जाती रही है। वो मुझे पानी पिलाती थी तो मैं समझ जाता था कि इसमें तावीज़ घोला हुआ है। मैं पी जाता था जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बीवी ने आसिफ वर्मा के साथ मिलकर अपने ऊपर जिन काबज़ किया है। मैंने कहा, और जिन कहता था कि नाजो को खामन से तलाक दिलाओ। तुमने आसिफ वर्मा से इंतकाम लेने की तो सोची होगी। ना जी, इसने डरते हुए कहा, मैं जिन्नों का मुकाबला नहीं कर सकता। जिन्नों ने अपने पीर उस्ताद को मार डाला है, मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने उसे बहुत ठोका और बजाया, ऐसे ऐसे सवाल और ऐसी ऐसी जीरा की कि वो चिकरा जाता था, मगर मुझे यकीन होने लगा कि कत्ल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी मैंने इसे मुतशिबा फरिस्त में शामिल रखा। अभी तो मुझे बड़ी लंबी तफ्तीश करनी थी। मैंने उसे बाहर बैठने को कहा और ज़हूर को बुलाया। मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़हूर खूबसूरत जवान था। नाजो की शादी उसके साथ होनी चाहिए थी, मगर मेरा मसला उनकी शादी नहीं था। ज़हूर को मैं अपने पास बिठाया। देखो ज़हूर, मैंने उसे ज़रा रोबदार आवाज़ में कहा, मैं उधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा। फ़ौरन मान जाओ कि तुमने नाजो को खामन से तलाक दिलाने के लिए आसिफ वर्मा के साथ मिलकर जिन का नाटक खेला है। अब वो जिन कहाँ है? नाजो अच्छी भली है। वो आसिफ वर्मा का जिन था जी, इसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। आसिफ वर्मा मर गया है और जिन आज़ाद होकर चला गया है। तुमने वही बकवास शुरू कर दी जिससे मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मेरे हाथ में एक बैद की छड़ी थी जो मैंने मेज़ से उठाई थी। मैंने कहा, जब तक असल बात नहीं बताओगे थाने में ही रहोगे। सच्ची बात फौरन उगल दो। तुमने आसिफ वर्मा को क्यों कत्ल किया है? वो इस तरह हड़बड़ा कर कुर्सी से उठा जैसे उसे किसी ने गहरे पानी में डुबो दिया हो और वो हाथ पांव मारता उभर आया हो। अल्लाह की कसम ना जी, कुरान पाक की कसम, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। वो सख्त घबराई हुई आवाज़ में हकलाने लगा। उसे कौन कत्ल कर सकता है? इसके कब्जे में जिन थे। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है ज़हूरे। मैंने गुस्सीली आवाज़ में कहा, उसके कब्जे में कोई जिन नहीं था। तुमने नाजो को आसिफ वर्मा के साथ खड्ड में जाते देख लिया था और अचानक जाकर आसिफ वर्मा का गला दबा लिया। वो रोने पर आ गया। मैंने उसे संभलने की मोहलत ना दी। उस पर इल्ज़ाम लगाए और ऐसी शहादतों का जिक्र किया जिनका कोई वजूद ना था। वो तड़पने लगा। उसकी हालत गैर हो गई। मैं आपको एक बात बताते डरता हूँ, इसने कहा। डर ये है आप कहेंगे कि मेरी उसके साथ दुश्मनी पैदा हो गई थी, इसलिए उसे मैंने ही कत्ल किया है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं ज़हूरे। मैंने कहा, तुमने दिल में जो कुछ छुपा रखा है वो बता दोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मैंने उसको शफ़क़त के लहजे में कहा, मुझे इस काफर के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं। अच्छा हुआ एक धोखाबाज फरेबी मारा गया है। वो तो मेरा कुछ नहीं लगता था। मुझे उन कागज़ों का पेट भरना है। तुम पर मुकदमा बनाकर मेरे दिल को बहुत दुख होगा। अगर मान जाओगे कि उसे तुमने कत्ल किया है तो वादा करता हूँ कि तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। मेरे बदले हुए लहजे से उसकी जान में जान आई। आप मान जाएं सरकार, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। उसने बकारियों के लहजे में कहा। अगर मुझे उसके जिन्नों का डर ना होता तो मैं उसे ज़रूर कत्ल करता। मेरा जोर नज्जों पर चल सकता है। उसे मैंने कह दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। मैंने अपने माँ बाप से कह दिया है कि जहाँ वो मेरी बात पक्की करना चाहते हैं कर दें। ये शख्स भी मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में बरी नज़र आने लगा। इसके इनकार का अंदाज़ ऐसा था जो मुझे यकीन दिला रहा था कि ये शख्स कातिल नहीं। थानेदारों को पेशावर मुजरिम चक्कर दिया करते हैं। वो बड़ी महारत से झूठ बोला करते हैं। वो चौंके तजर्बाकार होते हैं, इसलिए अपने झूठ पर डटे रहते हैं। ज़हूर जैसे देहाती कितने ही मुँह ज़ोर और न डर क्यों ना हो, पुलिस से अपना जुर्म नहीं छुपा सकते। इनके चेहरों से पता चल जाता है कि जो कुछ कह रहे हैं ये झूठ है या सच। ज़हूर का इनकार मुझे सच्चा मालूम होता था। इससे मुझे कोई ना कोई सुराग मिलने की तवक्को पैदा हो गई थी। ये भी मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन मैंने इसको इस खौफ में मुब्तला रखा कि वो मुतशिबा है। मैंने उसे कहा कि वो मुझे पूरी बात सुनाए और अच्छी तरह बताए कि इसने नाजो से शादी करने से इनकार क्यों कर दिया है। उसने पहले तो वही बात सुनाई जो मैं आपको सुना चुका हूँ, यानी इसकी और नाजो की मोहब्बत थी।
मगर मोहब्बत नाजो की शादी के बाद शुरू हुई। ज़हूर ने अपनी मंगनी ना होने दी। नाजो ने कसम खाई कि वो खामन से तलाक ले लेगी। खामन ने जैसा कि अपने बयान में बताया था, इसने नाजो के मुतालबे पर उसे तलाक ना दी। ज़हूर और नाजो ने यह तरीका इख्तियार किया कि शाह कलंदर हजवेरी से 30 बेहदफ तवीज़ लिखवाएं। शाह कलंदर ने इससे जो कीमत लेना चाही वो नाजो को मंजूर नहीं थी। इसने ज़हूर को बताया। ज़हूर ने उसे वहां जाने से रोक दिया। दोनों आसफ वर्मा से मिले। उसने ये तरकीब बताई कि वो अपने एक जिन को इस्तेमाल करेगा। जिन नाजो पर काबिज हो जाएगा और कहेगा कि नाजो का खामन उसे तलाक दे दे क्योंकि ये लड़की इस जिन को पसंद आ गई है। फिर जिन ये कहेगा कि वो उसकी शादी अपने पसंद के आदमी से कराएगा। नाजो के ससुराल वाले डर कर इसे तलाक दे देंगे। ज़हूर और नाजो को ये तरकीब पसंद आई। दोनों जिन्नात को मानते थे और ये भी कि आसफ वर्मा के पास वाकई जिन हैं। चनाचा ये सिलसिला शुरू हो गया और आसफ वर्मा को बुलाया गया। मुझे इतला मिली कि आसफ वर्मा ने अपना काम शुरू कर दिया है तो बहुत खुशी होती। ज़हूर ने मुझे बताया, एक औरत मुझे हर रोज़ खबर देती थी कि क्या हो रहा है। 4-5 दिनों बाद आसफ वर्मा के साथ मेरी मुलाकात हो गई। उसने मुझे कहा कि नाजो को दिल से उतार दो ज़हूर, नाजो मेरी बीवी बन रही है। मेरी और उसकी बात पक्की हो चुकी है। मैं इसकी इस बात से जल उठा। मैंने उसे कहा कि वो मेरे साथ फरेबकारी कर रहा है। उसने मुझ पर रोब झाड़ा तो मैंने उसे गालियाँ दी। इसने कहा सिर्फ निकाह पढ़ना रह गया है, वैसे नाजो मेरी बीवी बन चुकी है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, वो 1-1 घंटा मेरे साथ अकेली बंद कमरे में रहती है। वो मुझसे बहुत खुश है। अगर तुमने और ज़्यादा बकवास की तो मैं जिन तुम पर डाल दूंगा और वो तुम्हें पागल करके गांव-गांव फिराता रहेगा। सरकार, मैंने जिन्नों के डर से अपना खून पी लिया। मैंने इस औरत को जो मेरे और नाजो के दरमियान पैगाम लाती और ले जाती थी, नाजो के लिए पैगाम भेजा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये औरत नाजो के पास गई। नाजो ने पैगाम का जवाब दिया, इसी जगह फ़ौरन मिलो। मैं इसी जगह चला गया। नाजो भी आ गई। मैंने उसे देहाती माशरे की सही तस्वीर पेश कर दी। मैं ज़हूर को अभी बेगुनाह करार नहीं दे सकता था। इसने आसफ वर्मा के साथ दुश्मनी की बड़ी मजबूत वजह बताई थी। मैंने ये तो तस्लीम कर लिया था कि ये शख्स आसफ वर्मा के जिन्नों से डरता था, लेकिन बाज़ हालात में बुज़दिल आदमी भी पागलपन की हद तक दिलेर हो जाता है। मैंने बेहतर समझा कि नाजो से पूछ गूछ कर लूँ। मेरे पास अब 3 मुतशिब्बा अशखास थे। पहले नंबर पर शाह कलंदर था, दूसरे नंबर पर ज़हूर और तीसरे नंबर पर नाजो का खामन। नाजो पर मैं कत्ल का शक नहीं कर सकता था। जहाँ ज़हूर जैसा मुंह जोर और दलेर शख्स जिन्नों से डर गया था, वहाँ एक औरत इतनी दुलेर कैसे हो सकती है। अब नाजो मेरे सामने बैठी थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कितनी खूबसूरत थी। इसमें अजीब किस्म की दिलकशी थी जो मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत औरतों में भी नहीं देखी थी। मैंने इसके चेहरे को गौर से देखा। मुझे वकार और खुद एतमादी की साफ झलक नजर आई। इसके चेहरे पर घबराहट भी थी। मैं इसे कुछ देर इसी तरह देखता रहा। इसके चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी और वो बेचैन सी हो गई। मैंने इसे कहा कि ज़हूर ने उसे बुरा भला कहा है कि मैंने इसकी खातर अपनी मंगनी नहीं होने दी और इसने आसफ वर्मा के साथ याराना गांठ लिया है। वो सुनकर बहुत परेशान हुई, कस्में खाने लगी कि ये बिल्कुल गलत है। मैंने उसे कहा कि मुझे ये बात आसफ वर्मा ने बताई है। मैंने उसकी कस्मों पर एतबार ना किया और सोचा कि जो लड़की अपने खामन से इतनी चालाकी से जान छुड़वा रही है, वो मेरी बीवी बनकर मुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने इसे बता दिया कि मैं शादी कर रहा हूँ जहाँ मेरे माँ बाप करवाना चाहते हैं। मैंने उसे ऐसी जलील बातें कह दी कि वो गुस्से में आ गई। उसने देखा कि मैं इसकी कस्मों पर एतबार नहीं कर रहा। उसने मेरी मिन्नत समाजत ना की बल्कि गुस्से में चली गई। मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मेरी मंगनी कर दें। तीसरे दिन यानी कल पता चला कि आसफ वर्मा को किसी ने कत्ल कर दिया है। मेरा यकीन है कि उसे उसी जिन ने मारा है। मैंने सुना है कि बाज़ जिन ऐसे होते हैं कि जिस पीर या आमल के कब्जे में होते हैं उसे भी कोई बुरी हरकत नहीं करने देते। अगर वो बाज ना आए तो उसे मार डालते हैं। और मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि ये पीर और आमिल इन सीधे सादे देहातियों को कैसे कैसे चक्रों में डाल रखते हैं। मैंने कहा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। दिल से उतार दो कि तुम थाने में बैठी हो। मुझे तुम पर कोई शक नहीं। ये देख लो कि मैंने किस किस को यहाँ बुला रखा है।
شاہ قلندر کو پچھلے کمرے میں کل سے بٹھایا ہوا ہے۔ ان سب نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تم یوں کرنا کہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، ناجو نے کہا۔ میں عورت ذات اتنی دور کھڈ میں جا کر ایک طاقتور مرد کو کس طرح قتل کر سکتی ہوں؟ میں نے تم پر قتل کا شک نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم کیوں مری جا رہی ہو؟ وہ میری بائیں طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبے اور کرتے کی طرح کھلی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، جو شاید اس کی عادت تھی۔ اکثر لوگ باتیں کرتے مختلف حرکتیں کیا کرتے ہیں جو ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت کے تحت ناجو نے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں بازو کی آستین نیچے سرک آئی۔ میری نظر اس کی کلائیوں پر پڑی۔ دونوں کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، ایک میں زیادہ دوسری میں کم۔ یہ 2 رنگوں کی تھیں۔ مجھے اس کی اس کلائی پر جس میں چوڑیاں کم تھیں کچھ اور بھی نظر آیا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کلائی پر آستین کا پردہ ڈال دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں تو تجربہ کار تھا۔ کوئی اناڑی اس کا چہرہ دیکھتا تو کہتا کہ لڑکی کو اچانک کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنی کلائی پیچھے کر لی۔ مجھے یہ شک تو نہیں تھا کہ مقتول کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہ نظر آ گیا تھا کہ کھڈ میں جو عورت گئی تھی وہ یہی تھی۔ اگر یہی تھی تو سمجھیے کہ قاتل مل گیا۔ قاتل کو صرف یہ لڑکی جانتی تھی۔ میرے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو 2 رنگوں کے تھے۔ یہ مجھے جائے واردات سے ملے تھے۔ ناجو کی چوڑیوں کے یہی رنگ تھے۔ یہ اتنا ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ دیہات کی عورتیں ایسے ہی رنگوں کی چوڑیاں پہنا کرتی تھیں۔ ان رنگوں کی چوڑیاں صرف ناجو کی ہی کلائیوں میں نہیں تھیں۔ ان ٹکڑوں سے میں ذرا مدد لے سکتا تھا۔ ناجو کی ایک کلائی پر مجھے خراش سی نظر آئی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے کلائی چھپا کر اپنے خلاف شک پیدا کر لیا تھا۔ میں نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا۔ میز کی دراز سے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے اور نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ جی تو دوستو، کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔